तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, जिसमें हमने n+1 या n+1 m+1 की सहायता से ये निर्धारित किया था कि किसी भी समूह पर जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉनों की जो सिग्नल है उस सिग्नल की स्प्लिटिंग कितने प्रकार से, या सिग्नल की स्प्लिटिंग कैसी होगी, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि वो जो सिग्नल है उस सिग्नल की जो हमें पीक प्राप्त होती है कि भाई वो डबलेट में प्राप्त होगा या ट्रिपलेट में प्राप्त होगा, तो उस सिग्नल्स की जो पीक होती हैं उन पीक्स का एक रेशो होता है जिसको हम पीक इंटेंसिटी रेशो कहते हैं। अब उस पीक इंटेंसिटी रेशो इस तरह से देखते हैं कि यदि मान लीजिए कोई हमें एक सिंगलेट सिग्नल प्राप्त होता है, मतलब कि एक सिंगलेट सिग्नल, और कल हमने पढ़ा था कि केवल दो कंडीशन थी कि किसी अणु में यदि सभी प्रोटॉन एक समान है तो उसका हमें उन प्रोटॉनों का सिंगलेट सिग्नल प्राप्त होता है, और यदि किसी प्रोटॉन के निकटवर्ती परमाणु पर यदि प्रोटॉन की संख्या एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में हमें उसका सिंगलेट सिग्नल प्राप्त होता है। अर्थात उसकी जो पीक इंटेंसिटी का जो रेशो है वो क्या है, 1। हमें एक इस प्रकार की एक ही लाइन प्राप्त होती है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए हमें कोई एक डबलेट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, डबलेट, तो डबलेट की जो पीक इंटेंसिटी है उनका रेशो होता है 1:1। अर्थात उस प्रोटॉन के जो सिग्नल हैं वो सिग्नल दो भागों में विभाजित होगा, दो भागों में स्प्लिट होगा, लेकिन दोनों जो पीक्स हैं उनकी हाइट एक समान होगी। जैसे कि हमें ये एक डबलेट प्राप्त हुआ तो जो दो पीक्स हैं इन दोनों की हाइट कैसी है, एक समान, तो इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या हो गया, 1:1। उसी प्रकार यदि हमें एक ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त होता है, कैसा सिग्नल प्राप्त होता है, ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट सिग्नल में पीक इंटेंसिटी का रेशियो है 1:2:1। अर्थात यहाँ जो सिग्नल का जो पीक्स है वो 3 भागों में विभाजित होगा, लेकिन उन पीक्स में जो मध्य की जो पीक होगी उस मध्य की पीक की हाइट अपने निकटवर्ती दोनों पीक्स की तुलना में 2 गुनी होगी। अर्थात हमें इस प्रकार का एक पीक्स का सिग्नल प्राप्त होगा ये। तो यहाँ ये जो मध्य की पीक्स है इसकी हाइट निकटवर्ती दोनों से कैसी है, 2 गुनी। उसी तरह यदि किसी प्रोटॉन का सिग्नल हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है तो इस क्वार्टेट सिग्नल की पीक इंटेंसिटी का रेशो 1:3:3:1 होता है। अर्थात मध्य की जो पीक है दोनों, उन दोनों पीक्स की इंटेंसिटी निकटवर्ती दोनों पीक्स के 3 गुना होती है, और दोनों पीक्स की हाइट कैसी होती है, एक समान। इस तरह से ये, तो ये दोनों की हाइट एक समान है, और मध्य वाली दोनों जो पीक्स हैं उनकी हाइट पहली और आखिरी पीक्स की कितनी है, जस्ट लगभग 3 गुनी। तो इस प्रकार से हमने क्वार्टेट का सिग्नल प्राप्त होता है।
उसी तरह यदि कोई क्वांटेट या पेंटेट सिग्नल प्राप्त होता है तो उसका पीक इंटेंसिटी का रेशो 1:4:6:4:1 होता है। अर्थात यहाँ जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है उस सिग्नल्स की पीक ये एक, दूसरी पीक उससे लगभग 4 गुना और तीसरी पीक पहली पीक्स के लगभग 6 गुना। इस प्रकार से हमें इस प्रकार का इंटेंसिटी का रेशो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कि कोई सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट या क्वांटेट या पेंटेट के जो सिग्नल्स हैं उनकी इस प्रकार से स्प्लिटिंग पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम NMR शिफ्ट रिएजेंट। कोई एक ऐसा रिएजेंट जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो किसी कंपाउंड का NMR सिग्नल जो हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उस कंपाउंड का जो NMR सिग्नल है उस सिग्नल की चौड़ाई बढ़ जाती है या NMR का जो सिग्नल है वो फैल जाता है। तो ऐसे रिएजेंट्स को कहते हैं हम NMR शिफ्ट रिएजेंट। अर्थात इन रिएजेंट्स के मिलाने पर किसी भी कंपाउंड के जिसका हम NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं उस कंपाउंड के या उस सैंपल के जो असमतुल्य प्रोटॉन है उन असमतुल्य प्रोटॉनों की केमिकल शिफ्ट का अंतर बढ़ जाता है। अर्थात जो डेल्टा बी है, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, उस डेल्टा बी का मान बढ़ जाता है। ये जो NMR शिफ्ट रिएजेंट होते हैं ये सामान्यतः दुर्लभ मृदा धातुओं के आयन होते हैं जो ऑर्गेनिक लिगेंड से कार्बनिक लिगेंडों से कोऑर्डिनेट रहते हैं, उप सहसंयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं। सामान्यतः हम NMR शिफ्ट रिएजेंट के रूप में EuTPM का हॉलथ्रेज, ट्रिस डाइपेवेलो मैथेनेटो यूरोपियम का उपयोग करते हैं। ये ट्रिस डाइपेवेलो मैथेनेटो यूरोपियम की स्ट्रक्चर है और इसको मिलाने से किसी भी कंपाउंड में जो असमतुल्य प्रोटॉन है उनकी केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ जाता है या केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस बढ़ जाता है। जैसे हम एक हेक्सेनॉल का उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2 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 OH 1 2 3 4 5 6 ये 1 हेक्सेनॉल। अब यदि इस 1 हेक्सेनॉल का हम बिना किसी शिफ्ट रिएजेंट के यदि सामान्य स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उस कंडीशन में या सामान्य परिस्थिति में इसके केवल हमें 2 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। एक तो प्राप्त हो, कितने सिग्नल प्राप्त होते हैं? 2। लेकिन
यदि इसमें हम एक शिफ्ट रिएजेंट मिला दें, ये ट्रिस डाइपेवेलो मैथेनेटो यूरोपियम मिला देते हैं, तो ये जो एक्सेनॉल कंपाउंड है इसके हमें 7 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। सिग्नल तो हमें यहाँ भी 7 ही होते हैं, लेकिन वो आपस में ऐसे मर्ज हो जाते हैं कि हम उसका पता ही नहीं लगा पाते। तो एक सिग्नल के लिए हम कह देते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लेट प्राप्त होता है, लेकिन इससे NMR शिफ्ट रिएजेंट की सहायता से ये जो प्रत्येक मैथिल और मैथिलीन समूह के जो प्रोटॉन हैं, इन प्रोटॉनों की जो केमिकल शिफ्ट, उस केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस बढ़ जाता है, तो हम उसका आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमें 7 सिग्नल अलग अलग दिखाई देते हैं। ये थी हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग कि इसके यूज क्या है। नंबर 1 कि किसी भी यौगिक में कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में प्रोटॉनों के प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार के प्रोटॉन इसमें उपस्थित होते हैं, उन प्रोटॉन्स के प्रकार का हम इसकी सहायता से गणना कर सकते हैं। नंबर 2 किसी भी कंपाउंड में जो क्रियात्मक समूह है, उस क्रियात्मक समूह की पहचान कर सकते हैं। नंबर 3 कि किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि के अध्ययन में भी ये सहायक होती है। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलते हैं, तो यहाँ एक प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, और हमें मान लीजिए जल के जो प्रोटॉन हैं, इन प्रोटॉनों को हम इसको एक स्टार चिन्ह के द्वारा लेविलेट करते थे, तो हमें NaOH प्लस H2, या इस एक प्रोटॉन का क्या हो गया, एक्सचेंज। लेकिन ये जो प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ, प्रोटॉन को क्या हुआ, एक्सचेंज, ये 10⁻⁻² सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, और इससे कम समय में होने के कारण ये कंपाउंड हमें केवल एक ही NMR सिग्नल देता है। कितने सिग्नल देता है, एक। और यदि किसी रिएक्शन में प्रोटॉन का एक्सचेंज, जो प्रोटॉन एक्सचेंज है वो 10⁻² सेकंड से ज़्यादा समय लगाता है, अधिक समय लगाता है, तो उस स्थिति में हमें वो जो 2 प्रोटॉन थे, ये जो 2 प्रोटॉन, एक ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन से एक्सचेंज हो रहा, तो इन एक्सचेंज होने वाले दोनों प्रोटॉनों के अलग अलग सिग्नल प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि प्रोटॉन एक्सचेंज में 10⁻² सेकंड से ज़्यादा समय लगता है, तो उन दोनों प्रोटॉनों के हमें 2 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। कितने सिग्नल प्राप्त होते हैं, 2 NMR सिग्नल। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है वो कितनी तीव्र गति से होता है, तो क्रियाविधि का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही नंबर 4 किसी भी जो अननोन कंपाउंड है, अज्ञात यौगिक है, इस अज्ञात यौगिक की
पहचान करने में भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है।